नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड में मॉनसून के कहर के बाद अब चार धाम यात्रा फिर से पटरी पर लौट रही है। सरकार और प्रशासन की मुस्तैदी से अब एक एक कर सभी धामों की यात्रा फिर से सुचारू हो चुकी है। आपको बता दें 9 सितंबर को गंगोत्री धाम की यात्रा शुरू हुई थी और अब 13 सितंबर यानी आज से यमुनोत्री धाम के दर्शन भी शुरू हो चुके हैं। बारिश और भूस्खलन से सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा था, लेकिन राहत बचाव और सड़क मरम्मत कार्य के बाद अब स्थिति सामान्य हो गई है। केदारनाथ धाम में अब हर दिन करीब 5000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, लेकिन फिलहाल चारों धामों की यात्रा पूरी तरह से बहाल हो चुकी है। राज्य सरकार को अब उम्मीद है कि यात्रा और बेहतर होगी और अधिक श्रद्धालु नवरात्र और त्योहारी सीजन में चार धाम पहुंचेंगे। देखिए, अभी मौसम जो है येलो अलर्ट चल रहा है, तो मौसम ठीक रहने की संभावना है। यात्रा हमारी जोर पकड़ रही है। जैसे केदारनाथ जी में 5000 तक का आंकड़ा पहुंचना शुरू हो गया है। गंगोत्री यात्रा शुरू हो गई है। बद्रीनाथ पहले ही चल रहा था। केदारनाथ में काफ़ी बूम आ गया है, तो यात्रा मैं समझता हूँ नॉर्मल हो जाएगा। उसकी दिशा में काम चल रहे हैं। जो भी कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है और इसके बाद कुछ दिनों में यात्रा पे जोर रहेगा। और यात्रा पे जोर रहने के साथ साथ जो हमारा जख्म जो मानसून के समय जो हमको लगा, उसकी काफ़ी हद तक तेज़ी से रिकवरी होगी। थैंक यू। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में 582 मलिन वस्तुओं को चिन्हित कर मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन वर्तमान बीजेपी सरकार एलिवेटेड रोड के नाम पर मलिन बस्तियों को उजाड़ने का काम कर रही है। इस पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने पलटवार करते हुए कहा कि कोई मलिन बस्ती उजाड़ी नहीं जा रही है। एलिवेटेड रोड की जरूरत है, जिसमें लगभग 3000 प्रवास प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें विस्थापित करके बेहतर जीवन देने का काम कर रही है। विनोद चमोली ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब मलिन बस्तियों को हटाने का हाईकोर्ट आदेश आया था, तब बीजेपी सरकार ही थी और उसने बस्तियों को बचाने के लिए 3 अध्यादेश लाए थे। उन्होंने कांग्रेस को चुनौती दी, अगर सच में इतनी चिंता है तो विकास का विरोध खुलेआम करें। मलिन बस्तियों और विकास को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये विवाद अब राजनीतिक गलियारों में भी गरमा रहा है। कांग्रेस विधायक ने बीजेपी पर निशाना साधा, मलिन बस्तियों को उजाड़ने का उनके ऊपर आरोप लगाया है। मलिन बस्तियों के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगा, जब हमारी सरकार थी, हमारी सरकार के समय एक कमेटी का गठन किया गया था और उसमें 582 मलिन बस्तियों को चिन्हित किया गया था और उन मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने की शुरुआत भी हमारी सरकार ने प्रारंभ किया। लेकिन उसके बाद मलिन बस्तियों के साथ जिस तरीके से सरकार लगातार घोर उपेक्षा करने का काम कर रही है, मलिन बस्तियों में भय का वातावरण जो है बनाने का काम कर रही है, लाल निशान लगा करके लोग आज डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने विधानसभा के माध्यम से कानून भी बनाया था कि हम मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने का काम करेंगे। उसको भी जो है सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, उसका भी लगातार उल्लंघन हो रहा है। बस्तियाँ नहीं उजाड़ी जा रही है और मैंने पहले भी कहा है कि देहरादून में 2 एलिवेटेड रोड्स का प्रस्ताव है, जो इसकी आवश्यकता भी है, तो उसके कारण 3000 से लगभग 3500 के लगभग जो मलिन बस्तियों में जो आवास है वो प्रभावित हो रहे हैं। तो हम लोगों ने उनको विस्थापित करने की व्यवस्था की है, क्योंकि ऐसा नहीं कि किसी को उजाड़ा जा रहा है, बल्कि उनको बसाया जाएगा। और उसके बाद उनको ये भी समझ में आना चाहिए कि मलिन बस्ती में लगभग 50,000 परिवार रहते हैं, 50,000 मकान हैं, तो 47,000 मकानों को बचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी साथ साथ कर रही है। जहाँ 3-3.5 हज़ार को बचा रही है, बसा रही है, वहाँ लगभग 47,000 को बचा भी रही है। तो उसमें उजाड़ने जैसी कोई विषय नहीं है, सिर्फ एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। मलिन बस्तियों में एक असंतोष भाजपा के प्रति खड़ा हो, ऐसा प्रयास कांग्रेस का है। लेकिन मलिन बस्ती के लोग जानते हैं
कि जब हाई कोर्ट का आदेश आया था कि मलिन बस्तियों को हटाना है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जो 3 बार अध्यादेश लाकर जिन्होंने मलिन बस्तियों को बचाने का काम किया है, और जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनको भी बचाने के लिए हम लोग आगे काम कर रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस जिस तरह का वातावरण बनाना चाहती है वो वातावरण उनसे बन नहीं पा रहा है और बनेगा भी नहीं, क्योंकि मलिन बस्ती के लोग भी समझदार हैं, वो समझते हैं कि क्या हो रहा है। मेरी तो खुली चुनौती है कांग्रेस को कि अगर उनको लगता है कि एलिवेटेड रोड के कारण समस्या है तो फिर एलिवेटेड रोड का विरोध करें। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून जल्द ही नए स्वरूप में बदलने जा रहा है। आपको बता दें, शहर में एलिवेटेड रोड का निर्माण होने जा रहा है जो जाम से निजात दिलाएगा और देहरादून को एक नया रूप देगा। इस विकास कार्य के तहत रिस्पना नदी किनारे स्थित बस्तियों को हटाया जाएगा, जहां लाल निशान लगाए गए हैं। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लाल आतंक बताया था। इस पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत ने अपने कार्यकाल में कई नाले खाल खोदे, लेकिन एक भी मकान नियमित नहीं कर पाए। विधायक ने चुनौती दी है कि हरीश रावत सामने आए और एलिवेटेड रोड के विरोध में धरना प्रदर्शन करें। अगर उन्हें इस रोड से समस्या है तो वो सामने आकर इसका विरोध करें। मैं उनके खिलाफ खड़ा हूं। देहरादून में एलिवेटेड रोड परियोजना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी लगातार जारी है, लेकिन विकास कार्य जल्द ही शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। राव जी जो कहें, उनकी बातों का अगर जवाब देंगे तो बहुत नीचे स्तर पर उतरना पड़ेगा, वो मैं चाहता नहीं हूँ। वो प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, और ध्यान में होगा मैं उस समय मेयर था, और जब वो अपने मुख्यमंत्री काल में बहुत नाले खाले कूदे हैं उन्होंने। उसके बाद 3 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे, उन नाले खालों के लिए क्या उन्होंने किया, कम से कम इसका जवाब लोगों को दे दें। उन्होंने मलिन बस्तियों को नियमितीकरण के नाम पर एक भी मकान को नियमित नहीं कर पाए देहरादून के अंदर, ये उनकी स्थिति रही। एक अधिनियम भी लाए, उसके बावजूद कुछ नहीं हो पाया। तो हरीश रावत जी के जो आरोप हैं, उन आरोपों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा सकता है। जहाँ तक जिन मकानों पर निशान लगे हैं, अभी एलिवेटेड रोड देहरादून में बनने जा रही हैं, उन एलिवेटेड रोड्स के कारण कुछ मकान प्रभावित हो रहे हैं, उनको अभी चिन्हित किया गया है, और ये 3000 से 4000 के बीच संख्या जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने ये भी कहा है कि जिन लोगों को वहाँ से हटाया जाएगा उनको कहीं ना कहीं बसाया भी जाएगा, उनका विस्थापन होगा, उनकी व्यवस्था की जाएगी। इसलिए किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और यह भी समझ में आना चाहिए कि पूरी मलिन बस्तियों में लगभग 50,000 परिवार रहते हैं। 50,000 में सिर्फ 3-3.5 हजार लोगों को वहाँ से विस्थापित किया जाना है। बाकी के लगभग 46,000 लोग कम से कम भविष्य के लिए निश्चिंत हो जाएंगे कि भविष्य में उनके साथ कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि उनको वहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। उनको नियमित करने का हम लोग कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं, और ये 3,500 जो लोग इसमें जिसकी जद में आ रहे हैं उनकी भी हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। तो कहाँ दिक्कत आ रही है। अब अगली खबर लखनऊ से एक अहम राजनीतिक खबर सामने आई है। आपको बता दें, हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान सांसद ने अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने IIT रुड़की परिसर में आने वाली यूपी की भूमि को संस्थान को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, ताकि शोध और नवाचार की दिशा में और तेजी से काम हो सके। किसानों की सिंचाई सुविधा और उत्पादकता को बेहतर बनाने के लिए इकबालपुर नांगल सिंचाई परियोजना पर त्वरित कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। साथ ही रुड़की मंगलौर नहर के किनारे किसानों की सुविधा और क्षेत्रीय विकास के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने का भी अनुरोध किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सभी विषयों पर गंभीरता से विचार करते हुए सकारात्मक सहयोग का आश्वासन दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की सीएम योगी से मुलाकात जो है वो काफी अहम मानी जा रही है। IIT रुड़की के विस्तार को लेकर ये सहयोग की उम्मीद जताई गई है। इसके साथ ही सिंचाई परियोजना और किसान हितों पर भी सीएम से चर्चा हुई। तो योगी सरकार से मुलाकात की त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। उत्तराखंड के परियोजनाओं के लिए उन्होंने सहयोग की उम्मीद जताई है। IIT रुड़की में सहयोग की उम्मीद जताई है कि जितने भी भूमि आवंटन जो है
यूपी सरकार की तरफ से की जाए वो उत्तराखंड में यूज किया जा सके। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड की राजनीति में डेमोग्राफिक चेंज अब बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आपको बता दें, बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने इसे गंभीर खतरा बताते हुए कहा कि राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR लागू होना अब बेहद जरूरी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान का जिक्र करते हुए चमोली ने दावा किया कि अब कांग्रेस भी इस परिवर्तन को स्वीकार कर रही है। फर्क सिर्फ नजरिए का है। प्रदेश की डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है और ये चिंता हर जागरूक नागरिक की है। SIR इसका अगला सही कदम है। वहीं कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। डेमोग्राफिक चेंज पर सरकार कदम बढ़ा रही है, लेकिन विपक्ष इसे शक की नजर से देख रहा है। अब निगाहें CM धामी के अगले फैसले पर टिकी हुई है। SIR की जो टोटल पोल है वो पहले ही राज्य में खुल गई। बिहार में जिस तरीके से कुत्तों के नाम चढ़े हैं, गधे घोड़ों के नाम चढ़े हैं, जीवित व्यक्तियों के नाम गायब हैं, जिनको मरा हुआ दिखा रखा वो खुद आके सामने खड़े होकर कह रहे हैं हम जीवित हैं, तो ये हालात हैं। और जिस तरीके से लोगों के नाम काटे गए, चालाकी ये की गई कि जो आधार कार्ड है उनको नहीं मानेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूलिंग दी। तो सरकार की नीयत खराब है, सरकार के संगठनों की नीयत खराब है और वो हर राज्य में उसी तरीके की बेईमानी करना चाहते हैं जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में की, जैसे उन्होंने अन्य राज्यों में की और आप बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम जानते हैं अगर SIR लागू हो तो उसके पहले कुछ नॉर्म्स हों जो करेक्ट हों, उसमें सभी दलों के लोगों की एक सहमति बैठक बुलाया जाए और जो जो चीज़ों में उसमें सुधार करने हैं उसको सुधार किया जाए। क्या अकेला मुझे ही लगता है, आप लोगों को नहीं लगता क्या? अभी हरीश रावत जी का बयान मेरे बाद में आया और उन्होंने स्वयं भी स्वीकारा है कि पूरे प्रदेश के अंदर डेमोग्राफी चेंज हो रही है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस के चश्मे से देखा और बाद में कहा कि 14 के बाद ज़्यादा चेंज हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा। क्योंकि मेरा कोई कांग्रेस पर आरोप नहीं था, मैं एक जनरल बात कह रहा था कि पूरे प्रदेश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। और इस डेमोग्राफी चेंज को लेकर विधानसभा में बड़ी चर्चा हुई थी जब OBC रिजर्वेशन की बात आई थी और प्रवर समिति को मामला सौंपा गया था। हम लोगों ने काफ़ी डिबेट भी उस पर किया है। इस डेमोग्राफी चेंज को हमको बचाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी क्षेत्र है अपनी विशिष्ट संस्कृति को लिए हुए होता है। मेरा ये मानना है कि जब बाहर के लोग आते हैं तो अपनी संस्कृति अपने संस्कारों के साथ आते हैं और हमारी जो स्थानीय संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारा संस्कार है, वो उससे प्रभावित होता है। इसलिए उस पर भी हमको सतर्क रहना पड़ेगा। तो मैंने इसीलिए कहा है कि जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है इसको बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए और मैंने SIR की मांग की है। यहाँ पर भी SIR लागू होना चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से हम छटनी कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन लोग बाहर से यहाँ पर आए हैं और कब से आए हैं। या कुछ लोग यहाँ ऐसा तो नहीं है कि यहाँ सिर्फ माहौल ख़राब करने के लिए आ रहे हों, इंटेंशनली आ रहे हों। क्योंकि पहाड़ों में जिस तरह घटनाएं घटी है पहले आपने नहीं सुना होगा। पिछले 5-4 साल के अंदर जिस तरह घटनाएं हुई हैं और पहाड़ों में भी तमाम बार आंदोलन हुए हैं, तो वो हमारे लिए चिंता का सबब है। तो इसलिए मैंने डेमोग्राफी चेंज की बात की है और मेरी बात को हरीश रावत जी ने डिट्टो किया है। हालांकि उन्होंने अपने नज़रिए से उसको देखा है और मात्र हरीश रावत जी ने ही डिट्टो नहीं किया, तो सभी लोगों ने, हम लोगों ने विधानसभा में सारे विधायकों ने उस पर अपनी बात रखी थी और हम सब लोग चिंतित हैं। और मैंने जो समाधान मुझे लगा, जो मैकेनिज्म उसके लिए अपनाया जाना चाहिए, वो SIR अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि SIR के माध्यम से हम बहुत कुछ चीज़ें ठीक कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। देश भर में चल रहा है, तो वहीं उत्तराखंड में भी मंडल और जिलों की कार्यकारिणी का गठन किया जा चुका है और नई टीम के गठन के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और जल्द ही प्रदेश कार्यकारिणी भी घोषित की जाएंगे। साथ ही बात मंत्रिमंडल विस्तार की करें तो राज्य नेतृत्व की केंद्र से वार्ता हुई है। ऐसे में नवरात्र या दिवाली में मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आपको बता दें, बीजेपी का संगठन विस्तार जो है वो लगातार जारी है। जिलों की नई कार्यकारिणी जो है वो बनाए जा चुके हैं। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड को पर्यटन की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें, बीते दिन मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजारापू से मुलाकात की। बैठक में देहरादून एयरपोर्ट को 24 घंटे संचालित करने और प्रदेश में हवाई सेवाओं के विस्तार को लेकर गहन चर्चा हुई। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री की इस पहल की प्रशंसा की और कहा, मुख्यमंत्री धामी उत्तराखंड को वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं। चारधाम यात्रा और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए हवाई कनेक्टिविटी बेहद जरूरी है। सीएम धामी ने गौचर और चिल्न्यासी लॉर्ड हवाई पट्टियों को छोटे विमान संचालन के लिए विकसित करने और इन्हें दिल्ली, देहरादून और हिंडन एयरपोर्ट से जोड़ने की बात कही है। तो सीएम धामी की केंद्रीय मंत्री से अहम मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उन्होंने देहरादून एयरपोर्ट को 24 घंटे संचालन की तैयारी की बात कही थी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मसूरी से है, जहां बीती रात हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया है। भारी भूस्खलन सुमित्रा भवन, इंदिरा कॉलोनी, जबरखेत, मैरीवेल एस्टेट और बालाघाट जैसे इलाके प्रभावित हुए हैं। आपको बता दें, बरलोजगंज में पहाड़ी दरकनें सड़क पर बह गई, जिससे आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। मसूरी देहरादून मार्ग पर पेड़ गिरने से कई स्थानों पर यातायात बाधित हुए हैं। वहीं बरलोगंज में 2 युवक घायल हो गए हैं। एसडीएम राहुल आनंद ने हालात की समीक्षा कर राहत कार्यों में तेजी के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, पुलिस, राष्ट्रीय राजमार्ग और पीडब्ल्यू की टीमें तैनात की गई हैं। स्थानीय लोगों से सतर्क रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की गई है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर रामनगर से है, जहां कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे रामनगर वन प्रभाग के टेढ़ा क्षेत्र में वन कर्मियों की बहादुरी से एक बड़ी दुर्घटना टल गई है। नियमित गश्त के दौरान 4 वन कर्मी अचानक एक टाइग्रेस और उसके 2 शावकों के आमने सामने आ गए। स्थिति गंभीर होते देख उन्होंने तुरंत पेड़ पर चढ़कर खुद को सुरक्षित किया। रेंज अधिकारी शेखर तिवारी ने बताया कि टाइगर्स की मूवमेंट लगातार नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है। हाल ही में हुए सर्वेक्षण में टाइगर्स की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है, जो संरक्षण प्रयासों का सकारात्मक परिणाम है। हालांकि इससे मानव जीवन संघर्ष की संभावनाएं जो हैं वो बढ़ गई हैं। वन विभाग द्वारा विशेष प्रशिक्षण और निगरानी अभियान चलाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी गश्त बढ़ा दी गई है ताकि टाइगर्स गांवों की ओर ना बढ़े। स्थानीय लोगों ने विभाग की कार्रवाई की सराहना की है, जो सुरक्षा और संरक्षण में संतुलन बनाए रखने का प्रयास है। देखिए, हमारे जो कर्मचारी हैं प्रतिदिन की नियमित गश्त पर थे, आज भी गश्त कर रहे थे। अचानक जो है एक टाइगर अपने बच्चों के साथ अचानक उनके मुंह के सामने आ गई, तो वो थोड़ा घबरा जैसे गए और पेड़ पर चढ़ गए। सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये क्षेत्र जो है गांव के नजदीक है और वहां पर सुरक्षा गश्त हमारे द्वारा बढ़ा दी गई है और हमारे कर्मचारी इस समय भी रात्रि में भी वहां पर गश्त पर हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर रुड़की की धनौरी से क्षेत्र से है, जहां महर्षि दयानंद मेडिकल साइंस कॉलेज में गुलदार दिखाई देने से हड़कंप मच गया। कॉलेज में गुलदार दिखने से छात्र छात्राओं समेत आसपास के लोगों में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं कॉलेज प्रबंधक अश्वनी सैनी ने वन विभाग को गुलदार को पकड़ने की मांग की है। उन्होंने बताया कि रात के समय गुलदार दीवार फांदकर कॉलेज के अंदर घुस गए थे। गुलदार की हरकत कॉलेज के कैंप में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। वहीं अभी तक वन विभाग के अधिकारियों ने पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की है, पर गुलदार की धमक दहशत का माहौल बना हुआ है। मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट धनौरी जसवाला रोड पर स्थित है। यहाँ करीब सुबह 3 बजे एक गुलदार बराबर के खेत से संस्थान कैंपस में एंटर करता है। वो संस्थान की जो बाउंड्री वाल है, उस बाउंड्री वाल पे पहले ऊपर आया, ऊपर पहले वही बाउंड्री वाल पर टहलता रहा और लगभग 10-5 मिनट के टहलने के बाद फिर वो अंदर स्कूल में एंटर कर गया।
एंटर करने के बाद थोड़ी देर तक वो बाहर बैठा रहा कॉलेज के लगभग, जहाँ मेन बिल्डिंग है, मुख्य एकेडमिक ब्लॉक है, उसके पास काफ़ी देर तक वहीं इधर उधर घूमता रहा। घूमने के बाद वो पूरे कैंपस में ऐसा जानकारी हुई है, कई बार यहाँ पहले भी घटनाएं हुई हैं, पहले भी इस बार 2 गुलदार या जो भी ये बड़े जानवर हैं, लगभग ऐसा प्रतीत होता है कि एक वयस्क जो भी एक जानवर है वो उसी पुराने वाले के तरह ही जहाँ जहाँ मान लिया कि उन लोगों ने विचरण किया है कॉलेज में, वो घूमे हैं, कहाँ हैं, जैसे कि पूर्व से जानकारी है जानवर को भी कि कहाँ जाना है, कहाँ चौकीदार पड़ते हैं। चौकीदार अंदर लेटा हुआ था, चौकीदार को भी पूरा वॉच करा उसने कि कहाँ लेटा हुआ है, लेकिन चैनल गेट बाहर से बनता है इसलिए एंटर नहीं कर पाया। और फिर दूसरा चौकीदार हमारा जहाँ सोता था उस कमरे के पास गया, उस दरवाजे के पास भी जाकर उसने थोड़ा सा वॉचिंग करी है कि यहाँ कुछ है, लेकिन वहाँ कोई था नहीं उस समय। तो इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही हैं संस्थान। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।